कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने कुछ कुछ बातें करी थी। एक तो फिजिक्स के बारे में थोड़ी बहुत बात करी थी, ठीक है, कि फिजिक्स सब्जेक्ट क्या है, किस तरह की बातें होंगी, ठीक है। और फिर हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज नोन एज यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में हमने कुछ कुछ चीजें पहले देख ली थी। जैसे पहली बात हमने करी थी फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? अगर आपको रिमाइंड हो तो आप बता सकते हैं, कोई भी बताओ क्या थी फिजिकल क्वांटिटीज। बोलो। So the quality Those which can be quantities measured. can be measured. हाँ, विच कैन बी मेजर्ड, करेक्ट, गुड। इसके बाद में हमने दूसरी चीज बताई थी यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स क्या था? कुछ स्टैंडर्ड्स थे, ठीक है, जिनको हम लोग यूज करते थे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है, सही। सेम चीज एक टर्म और आई थी इसमें, एक आया था टर्म मेजरमेंट। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन विथ ऑलरेडी डिफाइंड स्टैंडर्ड्स। ऐसी बात मैंने पहले करी कि मेजरमेंट ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग ऑलरेडी डिफाइंड स्केल्स या स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करके किसी सब्सटेंस के बारे में, उसकी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में करी थी, ठीक है। जो बच्चे नए हैं दे कैन गो एट द बंसल ऐप, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट वीडियो, ठीक है, वो वहाँ मिल जाएगा बच्चों को। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर 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 फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी में सर क्या डिफरेंस क्या है सर? अभी आएगा बेटा, देर इज अ लॉट बिगर डिफरेंस, आपको भी पता लग जाएगा। वी आर गोइंग वन बाय वन, ठीक है, मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके सर। ओके सर मेजरमेंट एक बार फिर से बताइए ना। बेटा, मेजरमेंट की ये बात हुई है कि मेजरमेंट ऐसा प्रोसेस, किसी चीज को मेजर करने का तरीका क्या होता है। आपको एक स्केल लेते हो, ठीक है, कोई भी स्केल लोगे, जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट करना है या फिर लेंथ मेजरमेंट करना है, ठीक है। तो लेंथ मेजरमेंट सबसे बेटर एग्जांपल है। उसमें आपने एक मीटर स्केल ले ली और उसको क्या करा, आपको जिस किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ नापनी है उससे आप क्या करना शुरू करते हो, उसको कंपेयर करते हो। आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ को आप अपनी स्केल से क्या करते हो, कंपेयर करते हो। तो जो स्केल है वो एक परफेक्टली डिफाइंड स्टैंडर्ड है कि नहीं है, ये बताओ। आप अपनी खुद की स्केल थोड़ी बना सकते हो। स्केल बनाओगे तो भी कहीं ना कहीं से एक परफेक्ट स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में ही बनाओगे ना। 1 किलो का मास है या वेट है, तो उसको बताने के लिए भी एक पर्टिकुलर 1 kg, ऐसा थोड़ी कि एक पत्थर को बोल दूंगा कि हाँ ये मेरे लिए आज से 1 किलो है। तो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। कुछ स्टैंडर्ड सबके द्वारा इस्तेमाल किए हुए वाइडली एक्सेप्टेड हैं। उन स्टैंडर्ड से जब हम चीजों को कंपेयर करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेजरमेंट। समझ आ रहा है? जैसे yes, आप सब्जी लेने भी जाते हो तो मान लो 2 किलो प्याज खरीदनी है, तो 2 किलो प्याज खरीदने के लिए वो क्या करेगा, तराजू रखेगा, या आजकल तो वेइंग स्केल वाला होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्केल होती है, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे, एक पर्टिकुलर वेट के ऑब्जेक्ट को या बाट को रखोगे एक तरफ और दूसरी तरफ क्या रखोगे, अपना सब्जी रखोगे, तब उसको मेजर करोगे, ठीक है। तो वो भी क्या एक तरह का कंपैरिजन है ना, वेइंग स्केल क्या एक तरह का कंपैरिजन मेजर है। तो वो प्रोसेस को ही हम लोगों ने क्या बोला, मेजरमेंट बोला। क्या क्लियर हुई ये बात? यस सर। ओके, नाउ इसके बाद में कुछ कुछ बातें ये हुई कि जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि अब हम लोग वापस लौटेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फिजिकल क्वांटिटी को भी 2 पार्ट में तोड़ा गया है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के भी 2 पार्ट्स हैं। पहला होता है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। और दूसरी एक टर्म होती है जिस नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी इज आल्सो नोन एज बेस क्वांटिटी। यस, यू कैन से बेस क्वांटिटी, यू कैन रेफर टू दैट, बोल सकते हो आप उसको, कोई दिक्कत नहीं। बेस या फंडामेंटल, फंडामेंटल की बात ही ऐसी होगी कि आप किसी भी
चीज को सॉल्व करते हो या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में समझते हो तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसके बेसिक्स क्लियर करना या उसके बेसिक फंडे क्लियर करना। सेम चीज है क्वांटिटीज के केस में, अगर आपके फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है तो यू कांट अचीव द एडवांस सेगमेंट्स, आप आगे की बातें कर ही नहीं सकते। तो सेम लॉजिक से ही आप ऐसे सोचो कि ये वो बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनके बगैर हमारा काम चलेगा ही नहीं। समझ आ रहा है? अब फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब इस तरह का भी डिफाइंड है, ये हम लोगों ने डिफाइन की हैं। मतलब जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं मेरे पास दो तरह की क्वांटिटीज हैं, जैसे स्पीड की बात करते हैं, स्पीड तो सुना ही होगा, स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सुना है ना? ओके, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक क्वांटिटी बोलता हूं मैं डिस्टेंस और एक क्वांटिटी बोलता हूं टाइम। इनमें से ये सोचो कि बेसिक कौन होगा। क्या टाइम को मेजर करने के लिए आप किसी और चीज का सहारा ले सकते हो क्या, कोई और क्वांटिटी का? देखा जाए तो जो सबसे पहले बनी हुई क्वांटिटीज थी उनको हम लोगों ने फंडामेंटल सेट ऑफ क्वांटिटीज के अंदर में ला दिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल वाइज था सबसे पहली चीज लेंथ। ठीक है, अगर आप बात करोगे लेंथ के बारे में तो लेंथ एक तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसके बगैर काम नहीं चलता हम लोगों का। हाँ, इसके कॉम्बिनेशन से यू कैन अचीव सम डिफरेंट रिजल्ट। लाइक एग्जांपल, लेंथ का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? सोचो क्या बन सकता है लेंथ का स्क्वायर करने पर? एरिया। एरिया हो गए, और भी कुछ बन सकता है क्या? सर डायमीटर। डायमीटर बेटा लेंथ ही है, लेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर की बात हो गई। तो यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई, जैसे एक बच्चा बोला है कि एरिया की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें यूनिट नजर आई कि भैया हम अगर लेंथ को स्क्वायर करते हैं तो क्या दिख मिलेगा हमें, जैसे लेंथ इंटू लेंथ करोगे तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर दिखेगा सबको। समझ आ रही बात? तो मीटर स्क्वायर इज द बेसिक यूनिट यूज्ड फॉर डिफाइनिंग एन एरिया। सेम चीज सोचो, अगर लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ 3 बार कर दिया क्या जनरेट हो जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम, करेक्ट। तो इस तरह की बातें जब शुरू होती हैं तब हम उनको बोलते हैं किसके अंदर आ गया, आपने एक बेसिक क्वांटिटी का इस्तेमाल करा बार बार और उससे एक नई क्वांटिटी बनाने की कोशिश करी, एक नई फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? वॉल्यूम को तो हम लोग नापते ही, एक क्वांटिटी तो बनी गई ना, एक फिजिकल क्वांटिटी तो बनी गई। ठीक, तो मीजरेबल क्वांटिटी तो है वॉल्यूम, लेकिन उसको हम लोग एक बेसिक क्वांटिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट इज लेंथ का क्यूब। ठीक है, तो ऐसे हमने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वांटिटी बनाया है जिनके बगैर हमारा और फर्दर क्वांटिटीज का काम नहीं चलता। समझ आ रही बात? कुछ भी थोड़ी बहुत। इन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जिनको दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में नहीं लिखा जा सकता, मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, जैसे लेंथ का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। लेंथ टाइम टोटली डिफरेंट चीज है, सही है। मास एक अलग ही सेगमेंट है, समझ आ रहा है? किलोग्राम और किलोमीटर में कोई रेफरेंस है क्या? बताओ, कोई मतलब बीच में इंटरकनेक्शन दे सकते हो क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो यार, ना भी बोल सकते हो कि नहीं सर। ओके, नहीं। अच्छा। सेम चीज ये सोचो कि अगर मैं 2 मीटर की बात करता हूं और एक 2 घंटे की बात करता हूं, क्या आपस में 2 मीटर को किसी तरह से कन्वर्ट करके 2 घंटे में पहुंचा सकता हूँ क्या? नहीं। मतलब इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है क्या? नहीं ना। नो सर। हाँ सर। इस तरह की जब क्वांटिटी की, देखो फंडामेंटल क्वांटिटी की बात ही तब होगी जब इनके अंदर में कोई इंटर रिलेशन ना हो, मतलब एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्जन पॉसिबल ना हो। उन सेट ऑफ क्वांटिटीज को मैं क्या बोलता हूँ? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, और एक होती है अपनी डिराइव्ड। डिराइव्ड का नाम ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज से आपने उस चीज को डिराइव किया है। डेरिवेशन से तो वैसे ही डरते आए होगे हमेशा, ठीक है, आगे और डरने लगोगे।
ठीक है। तो डेराइव्ड क्वांटिटी का मतलब ये है कि आपने क्या किया, जो बेसिक सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके कॉम्बिनेशन यूज किए। अब वो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, डिवीजन हो सकते हैं, स्क्वायरिंग हो सकती है, पावर चढ़ा सकते हो, और उन कॉम्बिनेशन का यूज करके एक सेट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज को डिफाइन करना शुरू कर दिया। दोज आर नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटी। समझ आ रहा है? इसलिए इन दो सेट्स को अपन ने डिफाइन किया। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या बोल सकते हैं इसमें? Sir, fundamental quantities should be independent to each other. सही बात। फंडामेंटल set of physical quantities are those which are independent of each other। ठीक है। इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता, एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में आप नहीं पहुंच सकते। सही है। फंडामेंटल क्वांटिटी ये हो गई। ड्राइव्ड क्वांटिटी, जैसे इसमें एग्जांपल तो क्या मतलब पूरा सेट ही लिखाना है, लेकिन एक एग्जांपल ले लो, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गई, टाइम हो गया। अभी तो यही तीन चीजें अपन ने देखी। ठीक है। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या हो जाएगी? द क्वांटिटीज which are combined, या बोल सकते हो, और derived from the set of fundamental quantities। ठीक है। अच्छा, ये बात समझाओ एक चीज, वैसे तो तुम अभी बता ही दोगे, मैंने उसी तरह का एग्जांपल लिया था कि एक डेराइव्ड क्वांटिटी बनाने के लिए, सुनना ध्यान से, एक डेराइव्ड क्वांटिटी बनाने के लिए क्या मुझे ये जरूरत है कि फंडामेंटल क्वांटिटी में से दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी उठानी पड़े? सही बोला कि गलत? सही है सर। सर एक क्वांटिटी से भी तो हो जाएगा। यस, दैट्स द लॉजिक। सर दो तो चाहिए ही होगा। दो तो चाहिए ही होगा। अरे बेटा, अभी मैंने एरिया बताया था ना, एरिया कैसे बना था बता? सिंगल से। सिंगल से। क्या वो डेराइव नहीं है? तो एक बड़ा मिसकंसेप्शन कई बार देखने को मिल सकता है, हो सकता है कुछ छोटी मोटी किताबों में गलती से लिखा भी हो। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अपन समझें, नोट पॉइंट बना लेना, स्टार पॉइंट बना लो, कि फॉर डिफाइनिंग a derived quantity we can even create with a single fundamental quantity। एक सिंगल फंडामेंटल क्वांटिटी से भी हम इस चीज को क्रिएट कर सकते हैं। तुम्हारे पास एग्जांपल एक तो हो गया, एरिया भी हो गया, वॉल्यूम भी हो गया। ठीक है। दो तो सीधे सीधे देख ही रहे हैं जो अभी तुम लोग जानते हो, आगे भी बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है। और कोई डेराइव्ड क्वांटिटी वैसे बहुत है। ठीक है। डेराइव्ड क्वांटिटी का और कोई एग्जांपल दो। अबे बता दो। फोर्स हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। ठीक है। डेंसिटी। डेंसिटी हो सकती है, करेक्ट। स्पीड हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, एक्सेलरेशन। करेक्ट। सही है। तो जितना मोमेंटम पढ़ा ही होगा आई थिंक। सही है। कुछ 9th 10th का एक ध्यान रखना कि 11th का जो पोर्शन है काफी हद तक मैच करेगा और 9th के सिलेबस से। ठीक है। 9th का सिलेबस में जो भी तुमने पढ़ा था, 9th के सिलेबस में तुमने शायद पढ़ा होगा
एक तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हो, ठीक है, और क्या पढ़ते हो लॉज ऑफ मोशन के अलावा? लॉज ऑफ ग्रेविटी। हाँ, लॉज ऑफ ग्रेविटी, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाला फंडा पढ़ा होगा, ठीक है। यस सर। मोशन अंडर ग्रेविटी भी होता है, ठीक, मतलब कांस्टेंट वो इक्वेशन ऑफ मोशन टाइप पढ़ी होंगी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तरह की बातें, सही है। तो वो सारी चीजें 11th में अब तुम्हें और एडवांस रूप पे मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, मतलब उस चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्लियर। अच्छा, ये तो बात हुई किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी की, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो कि एक टर्म और है इसमें, जैसे बोलते हैं डायमेंशन, क्या बोलते हैं? डायमेंशन। डायमेंशन। डायमेंशन से क्या समझते हो? ऐसे ही कुछ भी, मतलब तुम तो अब फिजिक्स को फील करो, अब शर्माना तो है ही नहीं। 2D 3D। हाँ, 2D 3D, गुड, सही जा रहे हो। 2D 3D तो सुना ही है, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, इस तरह की बात है। और कोई डायमेंशन का मतलब क्या है? मतलब सिंपली जैसे मैं बात करूं y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में आप ग्राफ बनाते आए हो, ठीक है, तो आप उसको बोल देते हो 2D ग्राफ बनाए, ठीक है। हाँ। x y z 3 डायरेक्शन में अगर बात करते हो तो बोलते हो 3D ग्राफ बन गया, ठीक है, 3D की बातें करने लग गए हम लोग, ठीक है। तो x और y एक्चुअली हैं क्या? मतलब जब तुम ग्राफ बनाते हो तो x और y के बीच में जो बना, हाँ, तो x और y रिप्रेजेंट क्या करता है ये बताओ, कभी तो ग्राफ बनाया होगा। मतलब सर डायमेंशन। हाँ, डायमेंशन तो है, सही बात है, लेकिन x की कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी वर्सेस कुछ और फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में तो आप ग्राफ बनाते हो, जैसे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना लिया, कुछ समझ में आ रहा है? मतलब यू आर डिफाइनिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इन अ सर्टेन सेगमेंट। डायमेंशन का भी मतलब वही चीज होती है। देखो, एक चीज है, मैं इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेंथ, लेंथ की बात करो, लेंथ की यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं ये बताओ। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर होती है, ठीक है, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर। ओके, पागल हो सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेंथ की तो मतलब कि जब जितनी बोलो उतनी कम है, पुराने लोगों से बोलोगे तो वो कहेंगे लेंथ, हाँ भैया यहाँ से 100 कोस दूर, सर 100 जैसा करोड़। डायमेंशन की अगर मैं बात कर रहा था, जैसे मैंने बोला लेंथ के केस में बहुत सारे अपने पास में यूनिट्स होती हैं, जितने लोग उतने तरह की यूनिट्स वो बना लेंगे, लेकिन क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस उस चीज का बदल रहा है? दैट रिप्रेजेंट अ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे सोचो कि अगर मैं बात करता हूँ लेंथ को मैं नाप रहा हूँ, मीटर में नापूं, सेंटीमीटर में नापूं, ठीक है, एक आदमी इतने हिस्से को 50 सेंटीमीटर बोलता है, एक बोलता है उसी को हाफ मीटर बोलता है, कोई उसको और क्वांटिटी में कुछ और बोलने लगे, बोलेगा एक हाथ की दूरी है ये। तो अल्टीमेटली उसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी बदल रहा है, वो क्या बता रहा है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट, वो चीज नहीं बदलने करने के बाद नहीं होता। सही। सेम चीज सोचो, अगर टाइम की बात करते हैं, टाइम के केस में आप बहुत तरीके से टाइम नाप सकते हो, जैसे 2 घंटे भी बोल सकता है कोई एक आदमी उसको 120 मिनट भी बोलेगा, कोई उसको फिर सेकंड्स में कन्वर्ट करके बोल दे, ठीक है, कोई ऐसा पागल भी हो सकते हैं लाइट ईयर में कन्वर्ट करके बोल दे उस चीज को, ठीक है। लेकिन क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक उस पर्टिकुलर डायमेंशन, मतलब उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की बदल रही है? नहीं, नो सर। दैट ऑल रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर सेगमेंट, दैट इज टाइम, ठीक है। सेम चीज सोचो, अगर मैं एरिया के बारे में बात करूं, तो एरिया एक्चुअली है क्या? दैट रिप्रेजेंट, अगर सिंपली बोलो तो एक आदमी मीटर स्क्वायर बोल सकता है, एक आदमी सेंटीमीटर इंटू मीटर भी बोल सकता है, ठीक है, एक आदमी सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर भी बोल सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ऐसी दिखाई देंगी कि हाँ भैया लेंथ इंटू लेंथ, मतलब जो मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी थी, जो कि किसको रिप्रेजेंट करती थी, लेंथ को या डिस्टेंस को, उसका स्क्वायर लिखा हुआ है और कुछ नहीं,
सही है। अब आप उसकी यूनिट क्या लगाते हो, उससे क्या मतलब है, समझ में आ रहा है? क्या वो उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बदल रहा है? नहीं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने चीजों में कंफ्यूजन को घटाने के लिए डायमेंशन को इन्वॉल्व किया है। डायमेंशन का मतलब सिंपल ये होता है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं, क्योंकि सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला जुला के ही डिराइव्ड क्वांटिटीज बनी होंगी। अगर मेरे पास है फंडामेंटल क्वांटिटी का मुझे ज्ञान है, तो मैं डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल के रूप में लिख सकता हूँ, ये समझ में आता है? और अगर डिराइव्ड को फंडामेंटल के टर्म्स में लिख सकता हूं, तो सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज भी मेरे एक सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंतर्गत ही लिखी जा सकती है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि एक सिस्टम ऐसा बनाऊं जिसमें यूनिट्स का कंफ्यूजन को रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, जैसे मैं अगर तुमसे बोलूं स्पीड की बात करो, लेट्स टॉक अबाउट स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये सिंपल अभी तक अपन इसी गरीबों टाइप का फॉर्मूला रटते आए हैं। ठीक है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक्चुअली किसका मीजर है, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, बताओ? लेंथ। लेंथ। मतलब आप डिस्टेंस इसमें मीटर में भी ले सकते हो, सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, समझ में आ रहा है? किलोमीटर। किलोमीटर भी ले सकते हो, मिलीमीटर भी ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेम चीज टाइम के साथ में भी, सेकंड में लो, मिली सेकेंड्स में लो, नैनो सेकेंड्स में लो, जो लेना है लो। लेकिन इनका क्या मतलब बदलेगा? ऊपर में टर्म क्या है? ऊपर में लेंथ है और नीचे में क्या है? टाइम। तो ये यूनिट से इंडिपेंडेंसी लाने के लिए हमने क्या डिफाइन करना शुरू कर दिया कि इनको हम एक पर्टिकुलर डायमेंशन देना शुरू कर देते हैं। कि आपने एक एक्सिस डिफाइन कर दी जिस पर अब आप यूनिट कुछ भी लिख लो। जैसे अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचते हैं, उस पे एक्स एक्सिस पे क्या करते हो, जैसे मान लो मैंने लेंथ बनाई है इस पे और वाई पे मैंने टाइम बना दिया। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आप लेंथ आप अपने हिसाब से स्केल डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं बोलूंगा कि एक खाने को मैंने बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर, कोई बोलेगा कि एक खाने को मैं बोलता हूँ 2 मीटर है, तो वो तो उसकी स्केल है ना, वो अपने हिसाब से डिफाइन कर सकता है। समझ आ रही है? लेकिन उसका सिग्निफिकेंस नहीं बदलेगा। समझ आ रहा है? तो उस कंफ्यूजन से हटने के लिए हमने इसी चीज को इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी कि ऊपर में तो भैया लेंथ लिखा हुआ है और नीचे में क्या लिखा हुआ है? टाइम। अब आप इसको कुछ भी वेरिएट करते रहो, आई डोंट केयर, इसमें यूनिट कुछ भी होंगी। तो अगर स्पीड को डिफाइन करता हूं तो स्पीड इज सिंपली लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अब तुम लेंथ कैसे निकालते हो वो तुम्हारे ऊपर, वो नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है? उसकी करेक्टरिस्टिक जो न्यूमरेटर में जो आने वाला है वो पक्का है, उसकी एक ऐसा डायमेंशन होगा या एक उसकी ऐसी यूनिट होगी जो हमेशा रिप्रेजेंट क्या करेगी? लेंथ को। ऊपर में आप लेंथ के अलावा कुछ और नहीं लिख सकते। नहीं समझ में आया कि आ गया? समझ में गुड। आया। ठीक है, तो मैंने जो डिफाइन किया इसमें ऐसी बातें करी कि डायमेंशन आर a method या is a method लिखें अपन, dimension is a method to define a physical quantity which is independent from the units used। एक सिंपल सी बात है कि डायमेंशन आपकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बदलेगी नहीं, भले ही आप उसमें कोई भी यूनिट यूज कर लें। एक आदमी स्पीड को सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखता है, एक आदमी उसको मीटर पर सेकंड में लिखता है, पर लिखने की बात तो वही है ना कि लेंथ अपॉन टाइम ही लिख रहे हो। ये समझ में आता है? तो यूनिट आप कुछ भी यूज करें, द फिजिकल सिग्निफिकेंस विल नॉट चेंज। दैट्स व्हाई वी हैव डिफाइंड द डायमेंशन। क्लियर हो रही है बात? तो ये तो हुई डायमेंशन की बात। ठीक सर। हाँ बेटा। सर इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, मैंने ये बोला कि यूनिट्स यूज्ड। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब वो नहीं है कि भैया यूनिट का कोई मतलब ही नहीं है।
लेकिन हम ऐसी बातें करेंगे कि यूनिट आपने क्या लगाई है उससे मतलब नहीं बनेगा। अच्छा मतलब देखो कॉमन सेंस वाली बात है कि उसको डिफाइन करना थोड़ा टिपिकल सी बात है, लेकिन डिस्टेंस में जो आपने यूनिट्स रिक्वायरमेंट जो लगा के रखा है ना, वो कुछ भी लगा सकते हो, ऐसी बात करी जा रही है। इंडिपेंडेंसी तो आ ही नहीं सकती है, वरना कोई सेंस ही बनेगा, नंबर अपॉन नंबर हो जाएगा, उस तरह की बातों। ठीक है, हाँ इतना भी ठीक। फालतू काम नहीं करना। उसको एक तरीका समझाने का तरीका हुआ, ये समझ में आ रही बात। अब इसको डिफाइन करने के लिए हमने डायमेंशंस नहीं डिफाइन करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइन किया जाता है। क्या डिफाइन किया जाता है? फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला। यस, ठीक है, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, अब डायमेंशन फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का लिखने का तरीका इस तरह से होता है कि जब भी मैं बात करूंगा कि जैसे मान लो मेरी एक क्वांटिटी है ए, लेट अस अज्यूम आई हैव अ फिजिकल क्वांटिटी ए। क्या है मेरी? एक फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूं, इसका मतलब ये पक्का है कि ये अब क्या बन गया, वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर दिस ए। ठीक है, तो हम लोग अब डायमेंशन फॉर्मूला की बात करेंगे, और कोई हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ पहली चीज। तो डायमेंशन फॉर्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इनटू इट्स डायमेंशनल फॉर्म, ऐसी बात कर सकते हैं। क्या बोला मैंने कि डायमेंशन फॉर्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन इट्स डायमेंशन फॉर्म। ठीक है, कि उसको डायमेंशन के रूप में किस तरह से लिखा जा सकता है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन है डायमेंशन फॉर्मूला। सही, मतलब अगर मैं इसको लिखूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला is is the representation of a physical of a given of a given या of a physical quantity in its dimensional form. ठीक है, तो डायमेंशन के फॉर्म में किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना इज नोन एज इट्स डायमेंशन फॉर्मूला। कई जगहों पे आपको, हालांकि वो चीज अभी मुझे नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि अभी मैंने तुम्हें सेट ऑफ क्वांटिटीज के बारे में नहीं बताया। ठीक, सही है। कई बुक्स में आपको इस तरह की बातें मिलेंगी डायमेंशन या डायमेंशन फॉर्मूला का, कि इट इज द exponential power of a given set of fundamental quantities in a physical quantity। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंटली आप कितनी पावर चढ़ा देते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर, उस फॉर्मेट को हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं। ऐसी बातें करने लग जाता है। जैसे एग्जांपल सुनना, लेंथ मतलब एरिया की बात करो। ठीक है, तो एरिया को किस तरह से लिखा जाता है? मीटर स्क्वायर। ठीक, तो मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया यू आर टॉकिंग अबाउट लेंथ स्क्वायर। किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ के स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ पे जो पावर में जो चढ़ा हुआ है 2, उनको वो बोलने लग जाते हैं कि भैया ये लेंथ की सेकंड डायमेंशन में चल रहा। ठीक है, ये लेंथ की कितनी पावर है? 2 पावर है, इसकी वजह से उसकी डायमेंशन क्या होगी? लेंथ के डिपार्टमेंट में डबल स्क्वायरिक पावर में चला गया। ठीक है, सेम चीज अगर जैसे मैं बात करता हूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स एक्सीलरेशन। मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन होता है, तो उसको अगर आप डिफाइन करोगे तो लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ में सिंगल डायमेंशन चल रही है लेंथ में, और टाइम में -2 की डायमेंशन चल रही है, डबल नहीं। -2। हाँ, -2। ठीक है, तो जब इन तरह के फॉर्मूलेस को हम लोग एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें हमने क्या बोला? डायमेंशन फॉर्मूला बोला। समझ आया? सर जो एक्सपोनेंट था उसी को डायमेंशन फॉर्मूला।
नहीं, उसे डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बोला गया, उन्हें डायमेंशन बोला गया। डायमेंशन फॉर्मूला मतलब उस पूरे टर्म को रिप्रेजेंट करना मैथमेटिकली, ठीक है। तो आप अच्छा हाँ टाइप लिख रहे हो, तो ये तो आपने कुछ एक एक्सप्रेशन लिखी ना, एक फॉर्म टाइप का लिखा, दैट इज अ डायमेंशन फॉर्मूला, हम्म ठीक है। हम्म ओके, जैसे अब मैं बात करूंगा इसमें, हम लोग कहाँ थे यार, हाँ, सेट ऑफ फंडामेंटल That's- क्वांटिटी। हाँ, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग अब डिफाइन करेंगे, और साथ ही साथ उनकी डायमेंशंस को लिखने का तरीका भी देखेंगे, ठीक। देयर आर 7 सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, 7 सेट हैं जिसमें बोलेंगे, पहले वो सीरियल नंबर डाल लो, फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका यूनिट भी अपन लिखते हैं, एसआई यूनिट, अभी इस पे भी चर्चा करी जाएगी, और एक इसकी डायमेंशन, ठीक। देखो पहला जो होगा वो तो बहुत ही बेसिक है, सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मास को, ठीक। मास की एसआई यूनिट क्या होती है बेटे? केजी केजी, ध्यान रखना, ग्राम नहीं होती, किलोग्राम होती है, ठीक। और इसको जो डायमेंशनली हम जब लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है, एम से। किससे नोट करते हैं हम लोग? कैपिटल एम से। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द डायमेंशन, ठीक। ये सर रिप्रेजेंटेशन, बिग हाँ, ब्रैकेट क्यों देते हैं? बिग ब्रैकेट बेटा देने का तरीका ही है, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, आप किसी चीज को आइडेंटिफाई करने का इसी तरह से। स्मॉल ब्रैकेट से आप सोचोगे तो वो डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, ये उस तरह की बात होगी। जैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एरो दिया जाता है, तो क्यों दिया जाता है? उसका हालांकि थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस है लेकिन ज्यादा नहीं, तो जो चीज हमने स्टैंडर्ड्स मान लिए उसको मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ ओके। दूसरा बेटा लेंथ, लेंथ इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, मीटर ठीक है। और इसका जो डायमेंशन डिफाइन करा जाएगा उसको डिफाइन करेंगे कैपिटल एल से, ठीक। तीसरा होता है, इसकी एसआई यूनिट होगी अपनी सेकंड, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग टी से, कैपिटल, ठीक है, MLT शुरू हो गया। चौथा है, और बताओ, टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन भी होती है, डिग्री सेंटीग्रेड भी लेते हैं, दैट डिपेंड्स कौन सी स्केल पे चल रहे हो। इसको डिफाइन करने के लिए के नहीं, मतलब टी नहीं लगाया जाता, टी से टेम्परेचर, टी से टाइम, दोनों कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए के यूज किया जाता है केल्विन के हिसाब से, ठीक है। कई जगहों पे थीटा भी मिल जाएगा लेकिन थीटा वाइडली यूज्ड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो थीटा का भी मिल जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समटाइम्स इट कैन बी रेफर्ड एज थीटा, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ऐसा भी मिल सकता है पर चांसेस आर वेरी अनलाइकली है, ठीक है। अच्छा और बताओ और कौन सी हो सकती है यूनिट? एक होता है बेटा करंट, सर Current. सर इलेक्ट्रिक करंट, हाँ करंट करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जरूरी नहीं होता, ठीक है, करंट और भी तरह के होते हैं। यस, फिलहाल हम लोग इसी की बात करेंगे, एम्पियर, एम्पियर। डिनोट किससे करोगे? ए से, आई से भी होता है कई आई, जगह, या फिर कई जगह ए से भी हो सकता है, ठीक है, तो ए से, दोनों का यस सर। हाँ भाई, और बोले, और कुछ पता है? मोल, मोल, यस, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ Amount of सब्सटेंस substance. बोला जाता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दिस इज जनरली डिफाइंड इन मोल। मोल तो शायद केमिस्ट्री में अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ होगा, थी मोल कंसेप्ट वाली बातें होंगी, ठीक है। इसको डिनोट करने का तरीका MOL से होता है, ये अपने काम बहुत कम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। केमिस्ट्री वगैरह में कभी मिल जाए, या KTG वगैरह में अपने जब हीट वगैरह का सेगमेंट पढ़ेंगे तब दिखाई दे सकता है, ठीक है। और सातवां नंबर होता है बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
इसकी जो एसआई यूनिट होती है डेट इज नोन एज कैंडेला, डिनोट करते हैं सीडी से। यहाँ पर भी वही सीडी ही लगेगा, कैंडेला। ठीक है, कैंडल से बना हुआ वर्ड है, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट कितने एक कैंडल कितना इंटेंसिटी की लाइट प्रोड्यूस करती है, उसका कंपैरिजन है। ठीक है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये 7 सेट्स हैं, जो ये 7 सेट जो हमें यूज करने हैं कि इनके बगैर काम चलेगा ही नहीं, ये ऐसी बात है। ठीक है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिनमें से ये 2 फर्जी हैं हमारे लिए। इन दोनों का कोई सेंस हमें ज्यादा यूज नहीं होता इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स अभी फिलहाल के में, नॉट मच यूज, इनका इतना यूज नहीं होने वाला। ठीक है, अपने को बेसिक 5 क्वांटिटीज ज्यादा यूज होंगी, दैट इज MLT, K एंड I। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एंड करंट। सही, ये बहुत काम आती है। ठीक, कोई इसमें कोई तकलीफ हो तो पूछो अभी फिलहाल, किसी को भी यहाँ तक। सर एक डाउट है सर। पूछो। सर हम लोग के बुक में था करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, यस, तो करेक्ट। वो तो डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया ना। नहीं बेटा, यही बात है, यही समझाना है कि चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है ना। एक्चुअली ऐसे नहीं डिफाइंड होता, मैं तुम्हें बताता हूँ कि I बराबर Q/T लिखा जाता है, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका ये होता है Q बराबर IT। आप सोचो, तब तो आई फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, Q आप देखो, डेराइव्ड मैं हो तुम्हें गया। यही चीज समझाना चाह रहा था कि फंडामेंटल क्वांटिटी हमने डिफाइन करी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन तुमने पूछा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे एक बच्चा बोले कि स्पीड सर डिफाइंड है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ठीक है, अभी ऊपर वाला अपन एग्जांपल ले ही रहे थे। ठीक, तो सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। बोलो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? हाँ यस कर सकते। अब सर मैं एक काम करता हूँ कि सर स्पीड को मैं एक चीज का फंडामेंटल मान लूं, दोनों को, ये भी फंडामेंटल और ये भी फंडामेंटल, तो ये मेरी क्या हो जाएगी इस केस में, डिराइव्ड हो जाएगी। समझ में आ रहा है कुछ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। तो दैट डिपेंड्स ऑन माय रेफरेंसेस कि मैंने क्या माना था। ठीक है, आप ऐसे समझें कि जब भी फंडामेंटल सेट ऑफ क्वांटिटीज को जब मैंने डिफाइन किया होगा, जब भी किसी टाइम पर जब वाइडली एक्सेप्ट करा था, तो उनमें मेरे पास ऑप्शन आए होंगे कि हाँ भैया चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी माने या करंट को फंडामेंटल माने। तो लोगों ने ये देखा कि ज्यादा वाइडली यूज्ड कौन सी चीज है जिसको फंडामेंटली दिखाई दे रहा है बहुत जगहों पर। तो बहुत लोगों के सलाह मशवरा करने के बाद में एक ऐसी क्वांटिटी को सामने रखा गया कि जो ज्यादा बेसिक लगती हुई नजर आ रही है। अदरवाइज देखा जाए तो हर क्वांटिटी को एक दूसरे के कन्वर्जन में तो लिखा ही जा सकता है। आप ऐसे सोचो जो बाद में हमने डिस्कवर करी, सही है, अगर हम बात करें बाद में डिस्कवरी की, तो उनको हमने फिर फंडामेंटल सेट से क्लब करके एक ड्राइव बनाने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है कि हम लोगों ने क्या सेट को माना है कि हाँ ये फंडामेंटल है। ठीक है, बाकी मानने, अगर कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की बात करोगे तो किसी भी चीज को कैसे भी माना जा सकता है, बशर्ते उनमें आपस में इंटर रिलेशन नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटी का सिर्फ एक ही कंसेप्ट था, क्या, कि वो आपस के कॉम्बिनेशन से ना बनाई जा सके। ठीक है, किन्हीं 2 को कंबाइन करके तीसरे को नहीं बना सको, ये काम होगा। समझ आ रहा है? तो फंडामेंटल में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी चलती है, फंडामेंटल सेट इज समथिंग जिनमें आपस में डिपेंडेंसी ना हो। मतलब किन्हीं भी 2 फंडामेंटल क्वांटिटी को अगर मैं जोड़ दूं या 3 को जोड़ दूं या 4 को जोड़ दूं, उसको कंबाइन करके 5वीं फंडामेंटल क्वांटिटी ना बना पाऊं। अगर वो 5वीं बन गई मतलब वो फंडामेंटल सेट से बाहर निकल जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। यस। तो वही वाली बात है कि हमने ऐसा माना है कि भैया करंट को हमने फंडामेंटल सेट में डाला है, चार्ज को नहीं माना है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम की डिस्कवरीज किस तरह से चल रही है। सही? यस ये सर। ये अच्छी बात यस सर। यस। इतना जरूरी था, सही किया तुमने। चलो, ओके। अच्छा, अब ये भी है कि ये तो 7 जो फंडामेंटल सेट थे, इसके अलावा 2 सेकेंडरी सेट और बोलते हैं हम लोग।
ठीक है, उनको ना तो फंडामेंटल में माना जाता है, ना उनको ड्राइव्ड में भी रखा गया है, वो एक अलग ही टाइप की चीज है। ठीक है, तो एक सेकेंडरी क्वांटिटीज भी इनका नाम पड़ा हुआ है। इसमें दो आती हैं, एक आता है आपका एंगल। एंगल की अगर तुम्हें यूनिट पता हो तो क्या होती है बेटे? डिग्री होती है ना। डिग्री। डिग्री और रेडियन दो चीजें बोलते हैं इसको, है ना। और दूसरा होता है बेटा एक सॉलिड एंगल। इसकी जो यूनिट होती है इसे बोलते हैं अपन स्टेरेडियन। ये दो टर्म, वैसे एंगल तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। एंगल को डिनोट अपन लोग जनरली थीटा से करते हैं, और Yes. सॉलिड एंगल को हम लोग ओम से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। ये ओम आपने शायद रेजिस्टेंस में यूज किया होगा, ठीक है। Yes. लेकिन ये दो नई टर्म है जिनका, दो तो नहीं मतलब एक नई टर्म है, खासकर ये सॉलिड एंगल। अब इसको भी थोड़ा बहुत अगर तुम समझो, तो एंगल का अगर फॉर्मूले की बात करता हूँ तो थीटा बराबर क्या लिखा जाता है? अगर एक आर्क की बात करो, अगर ये एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है, और ये लेंथ ऑफ आर्क है, आर्क लेंथ। तो क्या फॉर्मूला है थीटा, आर और आर्क लेंथ? थीटा बाय बटा 360 इंटू 2 पाई आर। सीधे लिखो ना, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। L by R. L by R. यस करेक्ट, L upon R. आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। R. Radius. ठीक है, ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। डू रिमेम्बर, बच्चों को याद नहीं होता है, ठीक है। अपने को बहुत काम आएगा, बहुत काम आने वाला है गजब तरीके से। थीटा बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, या आप ऐसे रटें कि लेंथ, एल बोले तो लेंथ किसकी है? आर्क लेंथ की, ठीक है। एल बराबर आर थीटा, ये याद रखना ज्यादा सही है, इससे जल्दी याद होता है। एल बराबर आर थीटा, ठीक है। आ कहां से रहा है कुछ समझ आ सकते हो? थीटा कहाँ से आ रहा है? आया कैसे होगा ये सोचो। अच्छा चलो एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, सुनना ध्यान से, ठीक है। एक गोल है, गोला बना देते हैं अपन बढ़िया सा, ये हाँ पूरा गोला है। बताओ इसमें कितना एंगल होगा टोटल? 360. और इधर टोटल एंगल है थीटा, टोटल 360 डिग्री, या फिर इसको अपन 2 पाई भी बोलते हैं। 2 pi. यहीं से एक चीज समझ में और आ गई जो कि इम्पोर्टेंट है, दैट इज 360 बराबर इक्वल्स टू 2 पाई, मतलब पाई बराबर 180 डिग्री। ये याद रखना है अगेन, ठीक है। एक पाई का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। तो रेडियन और डिग्री के बीच में कन्वर्जन शुरू हो जाता है। ये 2 पाई मेरा किस में है, ये ध्यान रखें, रेडियंस में, ठीक। हाँ कोई डाउट है? सर पाई का मतलब क्या होता है? पाई नहीं बेटा, पाई का मतलब नहीं है, पाई एक ऐसा नंबर है जो कि डिफाइन किया गया, बहुत जगहों पे देखना पड़ा है इस नंबर को। जैसे आप बात करते हो 1 2 3 4 √2 √3 की वैल्यू, सेम चीज है कि पाई भी एक ऐसा नंबर है जो जिसका बहुत बड़ा वैल्यू लिखा गया मैथ्स के अंदर। इरेशनल नंबर है सर। हाँ इरेशनल है, बिल्कुल सही बात है, इरेशनल है, इसकी डिजिट्स लगातार चलती ही जाती हैं। आप ऐसे सोचो एक नेचुरल नंबर टाइप की चीज है जो कि नेचर के लॉज को फॉलो कराता हुआ दिख रहा है। मैंने पहले ही लेक्चर में ऐसी बात बोली थी शायद, कि मैथ से हम लॉज ऑफ नेचर को डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली, मतलब लिख के, ठीक है। और फिजिक्स से उस चीज का एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं। तो पाई एक ऐसा नंबर है जो मल्टीपल टाइम रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको हर जगह। समझ आ रहा है? तो इस पे अपन लड़ाई करेंगे नहीं कि ये क्या है क्या नहीं है। एक ऐसा नंबर होता है, ऐसे ही अगर तुमने एक नंबर और सुना हो, इसे बोलते हैं ई अगर सुना हो तो। ऐसे अभी तो
कोरोना चल ही रहा है तुम लोगों का, मेरा मतलब तुम लोगों का नहीं, सभी का चल रहा है। कोरोना वायरस में एक टर्म बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, नाम सुना है? सुन ही रहे Yes, sir. होगे, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ये लगातार। तो वो लगातार बढ़ते जा रहा है। हाँ, वो मतलब ऐसा होता है कि एक दो को संभालता है तो दो चार को संभालते हैं, चार फिर उसको और गुना संभालते हैं। तो एक फैक्टर कहलाता है ई, इसका भी नंबर का जो वैल्यू है वो 2.7 कर करके बहुत सारी नंबर आगे जाती है। ये भी बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना में आपको नजर आएगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो ये नंबर भी बहुत ज्यादा वाइडली मिलता है, नेचुरल कह सकते हो फेनोमेना को ओबे करवाता है ये रूल, ठीक है। तो ये भी मिल रहा है मुझे, अब इसलिए इसका भी इतना महत्व है। खुद सोचो कि इसी फॉर्मेट पे नेचुरली चीजों का ग्रोथ होता हुआ दिखाई देता है। आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ऑर्डर काइनेटिक्स चलती हैं, उसमें भी इसका नंबर दिखेगा। और मैथ में अगर पढ़ोगे, स्टार्टिंग का जो चैप्टर है जैसे बोलते हैं लॉग पढ़ते हो, ठीक है, लॉगरिथम, ठीक है, वहां पर भी ये नंबर आएगा नेचुरल लॉग के नाम से, ठीक है। तो सेम चीज है पाई के साथ में ही, पाई भी बहुत जगह मिलेगा। क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. ठीक है, ओके। अच्छा ये सोचो, मैं जो बोलने वाला था वो भूल गया। ये समझो, ऐसा अमीबा टाइप का मान लो, अमीबा तो लग नहीं रहा है, जो भी है। यहाँ इसका एंगल कितना है? Angle. अब बताओ, परफेक्ट एंगल तो नहीं लग रहा है। एंगल डिफाइन नहीं होगा ना? नहीं. सर इसका भी थीटा टोटल 360 ही है। यस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे दिखेगा। यस एक काम करो, एक पॉइंट पकड़ो, ठीक है, और टर्न हो जाओ। कितना एंगल रोटेट होगा पूरा फिगर में? 360. बात कर लो। बस ये है कि रेडियस सेम नहीं है हर एक जगह का, रेडियस अलग अलग। समझ आ रहा है कुछ? There is always a difference of the radius, but the angle you rotate in full 360 घूमोगे ना, एक जगह से शुरू किए दोबारा पूरा घूम गए तो कितना एंगल पे घूम? 360। 360. तो ये याद रखें कि एक 2D फिगर, कैसा फिगर? 2D फिगर को अगर जहां से शुरू करे हो और वो कंप्लीट 2D फिगर है, क्लोज्ड कहते हैं जिसको हम लोग, क्या बोलते हैं? क्लोज्ड। तो उसमें अगर पूरा रोटेट करोगे तो कितना एंगल बनेगा? 360, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेडियस। रेडियस वेरी कर सकता है, यहाँ पे रेडियस का वेरिएशन है। मैंने जरा सा घुमा के दे दिया, कंफ्यूज हो गए, क्योंकि तुमने अभी तक जो एंगल्स पढ़े हैं वो कहाँ पे पढ़े हैं? सिर्फ सर्कल के केस में पढ़ते हो। समझ आ रहा है कुछ? ठीक है। हाँ. इस चीज को मैंने यहाँ क्यों लाया उसके बारे में समझते हैं। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल की एक ही प्रॉपर्टी होती है, क्या? आर कांस्टेंट होता है। अब ऐसे ही डिफाइन करते हैं सर्कल को। सर्कल को डिफाइन करने का तरीका तो यही है ना कि रेडियस अपना क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक। अच्छा एक लॉजिक सोचो कि इसमें एक छोटा सा पॉइंट पकड़ो, ये यहाँ पर छोटा, इसमें कितना एंगल होगा ये कैसे निकालोगे? 60 से सर माइनस कर देंगे जितना है। हाँ, आप ऐसे सोचो कि मान लो मेरे पास में इस गोले के ऊपर 100 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 100 पॉइंट्स। तो हर पॉइंट कितना एंगल बनाएगा? 360 में से माइनस करते जाएंगे। माइनस नहीं करेंगे बट डिवाइड 3.6 बनाएगा सर एक। हाँ 3.6 डिग्री। 3.6 डिग्री, करेक्ट, सही बात है। अच्छा ऐसे 1000 पॉइंट बना दूं तो? 0.36 सर। 0.36 सर। 1 करोड़ बना दो? 0.00036। यस समझ में आ रहा है? तो ये सोचो कि मैं ये क्या लगा रहा हूँ। अब ऐसी बातें करो जैसे जैसे अपन ने 100 पॉइंट्स की बात करी थी, ठीक है, तो 100 पॉइंट्स में कितना एंगल था? 360/100 मतलब 360 था 100 पॉइंट्स में, तो एक पॉइंट को तुमने कैसे निकाला? 360/100, राइट।
और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ऐसे 5 पॉइंट्स हैं तो 5 Yes. पॉइंट्स कितना एंगल कवर करेंगे, तो तुम क्या करोगे 360 बाई 100 इंटू 5। समझ आ रहा है? हाँ Yes. इसे बोलते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड? यूनिटरी Unitary ये member. 5 रुपए के 2 समोसे तो 10 रुपए के कितने समोसे, इस तरह की बात। समझ आ रही बात? इसमें सब लोग निपुण होते हैं। इसे कहते हैं बेसिक कैलकुलस की हल्की हल्की नॉलेज होना। बच्चे को शुरुआत से ही सिखा दी जाती है, इतना कैलकुलेशन उसको समझ में आने लग जाता है। ठीक है, अब ये सोचो कि मान लो मेरा पूरा जो गोला है, पूरे गोले की जो सरकमफेरेंस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटा? 2 पाई आर 2 pi r. 2 pi r sir. 2 पाई आर। कितने एंगल पे फैली हुई है वो? 360 डिग्री पे। 360 angle. 360 सोचो मैंने क्या बोला, दैट 360 डिग्री एंगल कितनी लेंथ पर है? 2 पाई आर लेंथ। 360 डिग्री जो एंगल है वो कितनी लेंथ पर आया बेटा? 2 पाई आर पे। तो 1 डिग्री एंगल कितने पे आएगा? 2 पाई आर अपॉन 360 ओके, तो ये सोचो थीटा डिग्री एंगल कितने पे आएगा? Theta by 360 into 2 pi r. 2 पाई आर बाई 3 Theta by 360. इंटू थीटा। यही देखो मेरा जो फॉर्मूला मैं तुम्हें जनरेट करना चाह रहा था वो निकल के आ गया। 360 और 2 पाई तो एक ही बात होती है, बताओ। तो देखो थीटा किसके बराबर आ गया? मैंने क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दी, सॉरी। नहीं सर सही है सर. हाँ सही है। सही है सर. pi बराबर 180 होता है. हाँ अरे हाँ 180 डिग्री into 2 inches. शाबाश। लेंथ कितनी आ गई? आर थीटा। मतलब ऐसी बातें हुई कि 360 डिग्री का जो एंगल था वो कितनी लेंथ पे था? 2 पाई आर लेंथ पे था। ठीक है, तो 1 डिग्री कितनी लेंथ को करस्पॉन्ड कराता है? 2 पाई आर बाई 360। ठीक है, तो अगर थीटा डिग्री एंगल पर कितनी लेंथ है वो निकालना चाहते हो तो सिंपली लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी थीटा डिग्री एंगल पर? 2 पाई आर बाई 360। सिंपली मेरा लेंथ किसके बराबर आ गया? आर थीटा। इसे बोलते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड से अपन ने इस तरह की बातें सॉल्व करी हैं। ऑल्दो आगे जाके आप इंटीग्रेशन से और चीजों को समझेंगे अच्छे से, इतना अभी अपन डीप में जा नहीं रहे। सही है, तो एंगल का जो फॉर्मेट है वो याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको सरकमफेरेंस याद होनी चाहिए। सरकमफेरेंस कितनी होती है सर्कल की, वो तो याद है ना? दैट इज 2 पाई। बोलो। तो 2 पाई आर अगर आपको सरकमफेरेंस की लेंथ पता है तो आप यूनिटरी मेथड लगा के भी उस आर्क लेंथ को निकाल सकते हो। ये वाली बात है। मैं तो बोलूंगा इसको याद ही रख लेने में फायदा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस सर ओके, अच्छा एक और था इसमें, क्या नाम था गरीब का? सॉलिड एंगल। अच्छा, सॉलिड एंगल से पहले ये सोचो, जिस क्वांटिटी की यूनिट दिखाई दे रही है, यूनिट क्या होती है इसकी? मैंने लिखाई है, डिग्री है या फिर रेडियन है? एंगल की यूनिट क्या? डिग्री या फिर रेडियन? एंगल हाँ, अच्छा ये सोचो डायमेंशन क्या होगी इसकी? स्क्वायर ब्रैकेट डी। सोचो let's talk about the dimension as well here. देखो क्या लिखा हुआ है, लेंथ अपॉन लेंथ हो जाएगी। देखो ध्यान से, अगर तुम्हें दिखाई दे तो दिख रहा है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस है ना? रेडियस किसमें नापते हो? सेंटीमीटर सर. सेंटीमीटर या लेंथ बोला जाए, वही वाली बात है। सेंटीमीटर मीटर कुछ भी माप सकते हो ना, है तो लेंथ ही ना। ठीक, यस. और ऊपर में आर्क लेंथ है, वो भी लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ क्या बनेगा ये? लेंथ सर 1 बन जाएगा सर. 1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं नो डायमेंशन। इसका कोई डायमेंशन नहीं है। नहीं होता है।
तो इसलिए इनको अलग रखा हुआ है, वरना इनको फंडामेंटल सेट में घुसेड़ दिया जाता। समझ में आया इनका नाम क्यों पड़ा सेकेंडरी क्वांटिटी? क्योंकि पहली चीज काम आती है, ठीक है। एंगल के फंडे अलग है, थोड़े अलग ही तरह की क्वांटिटीज है, यूनिट है इन क्वांटिटीज की, लेकिन इनकी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, नहीं करती। तो पहला एग्जांपल आपको दिख गया एंगल का केस में, ठीक है। सेम चीज ये भी डायमेंशन लेस ही होता है, ध्यान रखना। नीचे वाला भी टर्म क्या होता है? डायमेंशन लेस, अभी उस पर चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। पहले बताओ यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या? सर पाई इज इक्वल टू 180 कैसे हुआ? पाई इज इक्वल टू 180 होता है बेटा, ये बेसिक कन्वर्जन है। ये उसी लॉजिक से हुआ है जैसे कि हम लोग 2 पाई एंगल पर क्या मानते हो, एक सर्कल के बारे में सोचो, एक क्लोज्ड पाथ सर्कल जो होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो वहां से ही हम लोगों ने 360 डिग्री और 2 पाई के बीच में कन्वर्जन रेट निकाला है। समझ में आ रहा है? और आप एक्चुअली इसको प्रॉपरली मेजर कर सकते हो। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, एक सर्कल कुछ रेडियस का बना लो, ठीक है, और वहां से उसकी सरकमफेरेंस तो नापना बहुत आसान है। ये समझ में आ रहा है? आप उसको फिजिकली नाप सकते हो। तो जब आपने उन टर्म्स को एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली 360 के साथ में रिलेट करने की कोशिश करी, तो यू हैव फाउंड दैट कि 2 पाई और 360 का लॉजिक बराबर आ गया। सही है? तो ये कन्वेंशन ही है जो कि याद रखना है। जैसे कि ये वही वाली बात है कि सर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर कैसे होता है, तो यार डिफाइंड है उस तरह से, ठीक है, उस तरह से यूनिट डिफाइंड है। सेम चीज है, डिग्री और रेडियन के बीच में किस तरह से रिलेशन जनरेटेड है वो इसी तरह से डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। कि मतलब 180 डिग्री विल बी यूटिलाइज एज पाई, ये ध्यान में रखना होगा। समझ यस सर, यस सर। ओके, और पूछो कोई डाउट? ओके चलो सुने भाई, अगला फंडा है किसका था? सॉलिड एंगल। ये खतरनाक आइटम है, ऐसे समझो, डिनोट करते हैं ओम से। इसका बेसिक फॉर्मूला ऐसा होता है, एरिया ऑफ कैप अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये फंडा है, ठीक। डिफाइंड है रेडियन में। ऐसे सोचो, इट इज एंगल इन 3D। ये कैसा एंगल है? ऊपर जो बात कर रहे थे, जो अपन सिंपल एंगल की बात करते थे, तो 2D एंगल होता था। कैसा एंगल होता था? 2D। यहाँ पर 3D में एंगल की बात होती है। एग्जाम्पल अगर तुम बात करोगे तो तुम्हें सबसे अच्छा तरीका दिख सकता है, जो आइसक्रीम सॉफ्टी वाला जो कोन लेते हो, देखा होगा सॉफ्टी वाला जो कोन होता है। तो कोन अगर तुम पकड़ो तो कोन के अंदर में जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? अगर मैं एक कोन के शेप की बात करता हूँ, सिंपल एक कोन पकड़ लो, ये वाला एंगल कैसा बनता है? 2D होता है, 3D में दिखता है। ऊपर से देखो, ऊपर से देखो, ऊपर से कोन को ऐसे फील करो, इमेजिन करने की कोशिश करो। 3D में सर। मतलब ऐसा तो बोल नहीं सकता ना कि मैं सिंपल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। हाँ, ये एंगल अगर मैं बात करता हूँ, अगर 2D में बात करूंगा तो यू कैन कैलकुलेट दिस एंगल, राइट। इसको तुम थीटा बोल सकते हो, लेकिन ये एंगल इतना सा सीधा साधा नहीं होता। ये एक्चुअली इस तरह का पूरा गोल बना रहता है, इस तरह से पूरा। अगर तुम देखोगे तो वो पूरा 3D में दिखाई देगा एस्पेक्ट। अगर ऊपर सामने से उसको देखो तो यू विल नो कि ये कैसा बन रहा है, पूरा एक 3D में शेप बन रहा है, 3D में एनगल्फ हो रहा है कुछ ना कुछ पोर्शन। समझ आ रहा है? तो उस एंगल को डिफाइन करने का जो तरीका होता है उसे अपन ने बोला सॉलिड एंगल। क्या बोला? सॉलिड। क्योंकि हर चीज को हम लोग 2D नहीं मान सकते। 2D एस्पेक्ट तब तक ठीक है जब तक आप कॉपी पेन पेपर पे खेल रहे हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स की बात करोगे तो वहां पे सॉलिड एंगल आने शुरू हो जाते हैं। अगर एक प्लेन में चीजें नहीं चल रही हैं, बाहर आने लग गई हैं चीजें, यहाँ से जैसे सूरज की बात करोगे तो सूरज की जो रेज होती हैं वो कहाँ फैलती है? 3 डायमेंशन में फैलेंगी, 2 डायमेंशन में फैलेंगी? 3। कॉमन सेंस है। वो जो 3 डायमेंशन में जो रेज फैलती हैं तो उनका भी तो कुछ ना कुछ तरीका होगा मेजरमेंट करने का, ठीक है। अच्छा, एक चीज फील कराता हूँ,
ऐसे सोचो सूरज है, सूरज बड़ा, ठीक है, सूरज के ऊपर आपने क्या कर दिया, एक पूरा ऐसे बड़ा सा गोला, एक बड़ा स्फीयर उसके ऊपर एनगल्फ करा दिया। सोचना, ये अपना सन है, दिस इज योर सन, इसके ऊपर अपन ने क्या किया, एक पूरा बड़ा गोला तो एनगल्फ कर दिया, मतलब एक स्फीयर ले लिया, इसके ऊपर स्फीयर है और उसको ऐसे एनगल्फ कर दिया, ठीक। अब ये सोचो जो सूरज की जो रेज है, जितनी भी एनर्जी है, वो क्या ये स्फीयर सोख सकता है? अगर मान लो पूरा एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा दो तो क्या ये पूरे सन की रेज को छुपा देगा? मतलब ऐसा सोच लो कि कवर कर दिया ना आपने पूरे, तो अब दिखाई देगा क्या सूरज तुम्हें यहाँ से बाहर से? नो सर। नो विजिबिलिटी। ये समझ में आ रहा है? तो ऐसी बात होने लग जाती है कि अब वही काम अगर मैं इसको ऐसा स्फीयर ना बना के एक सर्कल से ढकने की कोशिश करता, क्या सर्कल सन को ढक सकता था? नो, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर सर्कल की बात करोगे तो वो कितना एस्पेक्ट को कवर कर रहा है? सिर्फ 360 डिग्री एंगल, 2D एंगल को कवर कर रहा है। क्या 3D में उस चीज को कवरिंग हो रही है क्या? नो सर। तो ये बिल्कुल वैसी ही चीज है, इसको अभी ज्यादा मतलब नहीं सोचना है, क्योंकि अभी इस साल के मतलब तुम्हारे में नहीं है, 12th क्लास में इसका यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, आएगा लास्ट में थोड़ा सा, ठीक है। आप ऐसे समझें कि जैसे 2 डायमेंशन में एक कंप्लीट फिगर कौन होता था? सर्कल। अरे मानते थे ना, जो सबसे सिमेट्रिकल जो फिगर है वो क्या मानते थे? सर्कल, जिसमें 360 डिग्री एंगल मानते हो, ठीक है। ऐसे ही सोचो, अगर 3D में एक कंप्लीट फिगर मानूं तो उसे क्या मानना चाहिए? स्फीयर, करेक्ट। यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्फीयर। तो हम लोग ऐसी बातें करते हैं कि एक पूरे स्फीयर में कितना 3D एंगल होगा, दैट इज कंप्लीट। वो एक कंप्लीट फिगर है, उसका जो मैक्सिमम एंगल पॉसिबल होता है उसी को अपन ने एक क्या बोल सकते हैं, बेसिस मान लिया। जैसे सर्कल के केस में अपन ने माना था कि 2 पाई एंगल होता है मैक्सिमम, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस के लॉजिक से, सही। उसको बेसिस मानते हुए अब हमने कैसा माना है कि स्फीयर को मान लिया, और स्फीयर के लॉजिक के हिसाब से अपन ने क्या जनरेट किया, 3D में एंगल जैसी चीज जनरेट की, जिसे अपन ने नाम दिया सॉलिड एंगल। क्या नाम दिया? सॉलिड एंगल। और इसका जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह का है कि एरिया ऑफ कैप अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब कैप क्या होगी ये सोचो। कैप का मतलब इस तरह की बातें होती है जो उसको ढकने के लिए आपने लगाया उसके ऊपर। एक स्फीयर की बात करो तो उसका एरिया कितना होगा जो ढकने के लिए काम आ रहा है? बताओ। एरिया क्या होता है स्फीयर का, जो ऊपर ऊपर कवरिंग वाला जो एरिया होता है? हाँ, उसे शायद कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, जो ऊपर ऊपर वाला जो होता है। कर्व सरफेस। हाँ, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कंप्लीट स्फीयर कितना होगा? ये और अ स्फीयर कितना होता है बताओ? बड़ा होगा 3/4 pi r square। 4 pi r square। 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। 3/4 कहाँ से आ गया यार? तो 3/4 हो जाएगा। 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम है। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है। तो 3/4 पाई आर स्क्वायर नहीं, ठीक बात है। कितना होता है बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर अ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। करेक्ट। अब सोचो, अगर मैं इसके लिए सॉलिड एंगल डिफाइन करना है, लॉजिक तो वही है कि एंगल है और एंगल की डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि नीचे इसके रेडियस, जैसे वहां पर आर से डिवाइड करा जाता था, जैसे अगर मैं सिंपल एंगल की बात करता था, थीटा कैसे डिफाइन करते थे तो बेटा लेंथ अपॉन रेडियस। समझ में आता है? 1 डायमेंशन खेल रहा था, क्योंकि वो लेंथ में था, सरकमफेरेंस। अब यहाँ पे सरकमफेरेंस है कि पूरा कर्व्ड एरिया है, कर्व्ड एरिया है,
तो अब कर्व्ड एरिया की वजह से यहाँ पर जो सॉलिड एंगल डिफाइन किया गया वो कुछ ऐसा डिफाइन किया गया 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे में रेडियस से डिवाइड करने के बजाय किससे डिवाइड करा उन्होंने, रेडियस के स्क्वायर, ताकि ये डायमेंशनलेस बन जाए। वो रेशियो बना रहे इस तरह का। कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, दिल से लगाना है, हल्का फुल्का फील करना है। तो कितना एंगल आया बताओ एक कंप्लीट स्फीयर में? 4 पाई। 4 पाई। इसको तुम फील भी कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे सोचो कि एक सर्कल है, सर्कल पे कितना एंगल हुआ एक पूरे सर्कल पे? 360। 360। और 360 ऐसे, और एक बार ऐसे टर्न कर दो, जैसे एक कॉइन ले लेना और कॉइन को ऐसे रोटेट करा देना, तो वो कैसा बनेगा, कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? ऐसे रोटेट करा देना ना टेबल लेवल, स्फीयर। एक स्फीयर बन जाएगा। तो सोचो कि अगर एक सर्कल ऐसे 360 को अटेंड करता है और फिर एक सर्कल ऐसा ले लो जो 360 को अटेंड करता है, और दोनों को क्लब्ड कर दो, तो कितना एंगल दिखाई देगा तुमको? 360। 360 प्लस 360 मतलब एक 360 तो ऐसा और एक 360 ऐसा, कितना हुआ? हाँ 720। तो वो देखो यहाँ से भी आ रहा है उस लॉजिक को। याद रखने का तरीका है, ध्यान रखें, एक कंप्लीट स्फीयर के अंदर में कितना टोटल एंगल हो सकता है? 4 पाई स्टेरेडियन। ये डिग्री नहीं होगा, ध्यान रखना। ये इसको किससे डिनोट किया जाता है? स्टेरेडियन। मतलब इसको रेडियन से डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि ये सॉलिड एंगल तो इसलिए इसमें स्टर लगा दिया जाता है। डिग्री है ना? क्या बेटा क्या? तो बट पाई का वैल्यू तो 180 डिग्री है, तो 4 into 180 तो सर 720 डिग्री होगा ना? नहीं, तो वही वाली तो बात सर है आप ना। बोल रहे नहीं, सही बात है, एकदम सही बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब भी सॉलिड एंगल की बात करेंगे ना, तो पाई एक नंबर है, ये समझ में आता है तुमको? पाई इज अ नंबर, ठीक है। इसका डेफिनेशन साथ में आपने रेडियन जोड़ा है, स्टेरेडियन जोड़ा है, वो तब आता है जब इसका यूज कहाँ हो रहा है। पहली चीज ये चीज समझना है आपको कि पाई एक नंबर है। एंगल के केस में पाई 180 डिग्री की तरह बिहेव करता है। डिग्री हम लोग बाद में उसको लगाते हैं, ध्यान रखें, पर पाई एक्चुअली है क्या? एक नंबर है, डू रिमेंबर। नंबर है। ओके है ना? 22/7 रखते हो शायद, 22/7 या 3.14, ठीक है। तो एक नंबर है, उसकी कोई यूनिट नहीं है, उसमें जो यूनिट लगाओगे वो काम करने लगेगी उस तरह से, ठीक हुई बात? तो सॉलिड एंगल के लिए अभी तो आपको जो दिमाग में रखना है वो यही रखना है कि इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है। ये काम अभी फिलहाल नहीं आने वाला, ठीक है। इसका बाद में अपन फॉर्मूला निकालेंगे कि एक कोन के लिए कितना डिफाइंड है, उसमें क्या इंटीग्रेशन भी लगता है, तो इसलिए अभी मैं उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा। समझ आ रही हो? अच्छा, लेकिन इतना लॉजिक बता सकते हो कि अगर एक स्फीयर में 4 पाई स्टेरेडियन अगर एंगल है, ठीक, तो एक हेमिस्फीयर में कितना होगा? 2 पाई। 2 पाई। क्वार्टर मतलब बोलोगे तो क्वार्टर स्फीयर में 1/4। पाई। हाँ 1 पाई या पाई, समझ में आ रहा है? 1/4 ऑफ 4 पाई, ठीक है। तो इस तरह के लॉजिक से तो एटलीस्ट बता ही सकते हो ना। हाँ मतलब यहाँ पर भी यूनिटरी लगाना आना चाहिए। सर 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर क्यों किए? बेटा डायमेंशन लेस बनाना था मुझे क्वांटिटी को, एंगल टाइप की चीज है ना। तो जब मैंने जबरदस्ती बनाना पड़ता है। जो 2D एंगल की बात करी, तब भी वहां पर डायमेंशन लेस क्वांटिटी जनरेट करी गई है, तो यहाँ पर भी मुझे एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी ही जनरेट करनी है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट एन एंगल, दैट्स व्हाई, ठीक है। दोनों चीजों को मैच कराने का तरीका हुआ है, ठीक। ठीक है। अभी तो फिलहाल यही दिमाग में रखो, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन पोर्शन है वो अलग तरीके से चलता है, तब तुम्हें पता लगेगा कि क्यों हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है। क्यों हमने इस चीज को डिफाइन किया, डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी, तो समझ ठीक में आया? सर। हाँ सर। ओके, चलो बढ़िया। अच्छा ठीक, इसके बाद में एक चीज और है, दैट इज, अच्छा ड्राइव्ड क्वांटिटी बताने की तो ऐसे अभी जरूरत नहीं है, लेकिन पहले मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बता देता हूँ। ये सो टाइप की चीज है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने तरह की, या सिस्टम से पहले अपन छोड़ते हैं, आप ऐसे समझो, सिस्टम को छोड़ो, पहले डायमेंशंस की बात करते हैं थोड़ा सा और।
जैसे अब मैं एक एग्जांपल लूं, लेट्स टॉक अबाउट फोर्स, ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट फोर्स। फोर्स का अगर मुझे कोई बोले कि राइट डायमेंशन फॉर्मूला, तो कैसे लिखूंगा? ठीक है, फोर्स के केस के लिए मुझे अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो इसका तरीका कैसे करा जाता है? सबसे पहले आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं हम लोग। इसका बेसिक फॉर्मूला दैट इज एफ बराबर क्या होता है बोलो? MA। मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये देखो कि ये जो मास है ये तो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको तो और ब्रेक करना पड़ेगा, और जो फंडामेंटल है उसको तो एज इट इज पड़े रहने दो। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, अब मेरे पास दो तरीके थे, या तो मैं इसको बिल्कुल तोड़ना शुरू करूं, ऐसी बातें करूं कि हाँ भैया ये हो जाएगा लेंथ पर टाइम का स्क्वायर, या आप एक काम करो कि इनको एक जो भी आपको यूनिट्स आती हैं उसमें लिख लो। जैसे मास की बेसिक यूनिट क्या होती है बोलो? केजी। kg। और एक्सेलरेशन किस में आता है? मीटर मीटर पर सेकंड। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मुझे हमेशा इस तरह से याद है। कोई बच्चा ये भी लिखेगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तो अभी चलता है, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बदला, क्योंकि हमें किससे मतलब है अभी? डायमेंशन से मतलब है। ये समझ में आ रही है बात? यस सर। तो अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला एफ का, तो सोचो यहाँ पर मास है, तो मास को लिखने का तरीका तो एम ऐसे लिखा जाता है, याद करो, ठीक। मीटर है, मीटर मतलब लेंथ हो जाएगा, Length by time square. और नीचे में क्या आ जाएगा बेटा? टाइम का स्क्वायर। ये सही है? यस। ऐसे भी लिखना सही है, ऐसे भी लिख सकते हो, एम एल टी -2, ये भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इन तीनों को क्लब भी कर सकते हैं हम इस तरह से, एम एल टी -2। ये मेरा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका? फोर्स का। सिंपल। -2 अंदर रहेगा। हाँ बेटा, अंदर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर रख देगी तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? खुद सोच, अगर यहाँ रख दिया तो सब पे नहीं चल जाएगा ये पावर? हाँ। क्लियर हुई बात? क्यों मैंने अंदर किया? इसको समझ में आ रहा? कंबाइन कर। तो सबसे ऊपर वाला में क्यों नहीं किया 2 को अंदर? यहाँ पे कर ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिखूं या है ना, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये समझ में आता है? ml/t², ऐसे भी लिखूंगा तो भी गलत नहीं, दोनों ही बातें एक है। अंदर बाहर एक ही पर मतलब मैथमेटिकली इट्स नॉट रॉन्ग, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? इसमें अगर मैंने बाहर कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ? That's why I'm trying to here. मैंने 2-3 मेथड तरीके से दिखाया कि कैसे कैसे लिख सकते हो, कुछ भी गलत नहीं है। देखो ये भी लिखोगे तो भी सही है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो। आंसर तुम्हारा तीनों चारों केस में सही है, लेकिन आपको यहाँ पर हाँ, मैंने बोला था बेटा कि आप यहाँ पर भी अपना आंसर लीव कर सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर लीव कर सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर लीव कर सकते हैं, लेकिन किताबों में फाइनली इस पॉइंट पर ले जाके खत्म किया जाता है। ये बात ध्यान रखें, ठीक है। वो चाहता है कि सिंप्लीफाइड एक लाइन में बन जाए, दैट्स ऑल, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है कैसे मैंने लिखा? सिंपल। आप यूनिट्स में लिखो, जो जो आपको आती हैं बेसिक यूनिट्स में लिखें। ये मत कर देना न्यूटन में लिख दिया, ये साला का एक अलग लेवल का चैंपियन निकल के आएंगे कि सर फोर्स होता है सर न्यूटन, ये लो सर डायमेंशन, खेल खत्म। ये गलत बात हो जाएगी, समझ में आता है? क्योंकि आपने क्या किया, आपने डिराइव्ड क्वांटिटी को जबरदस्ती एक और डिराइव्ड डायमेंशन में जनरेट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, फालतू की चीज है ये, गलत काम, ठीक है। किसी के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब ये नहीं कि वो डायमेंशन फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। हम उनको बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन में लाने की कोशिश करते हैं। क्या क्लियर है ये बात? यस सर। ओके। अच्छा जरा इसका डायमेंशन लिख के बताओ जरा। प्रेशर, प्रेशर पता है ना क्या होता है? हाँ। हाँ, फोर्स अपॉन एरिया।
चलो लिख के बताओ फटाफट से। प्रेशर की लिखो और शुरू करते हैं अपन। अच्छा ये तो प्राण निकल जाएंगे इसमें तुम्हारे। चलो इसको करके ले देंगे। एक काम करें अपन, मोमेंटम की लिखें। एक और किसकी लिखोगे? एनर्जी की लिख दो। ठीक बात है। ये और लेते हैं। रेजिस्टेंस की लिखना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और चलो रेजिस्टेंस से पहले तुम वर्क की लिखना, वर्क की लिखना और फिर रेजिस्टेंस की लिखना। देखो प्रेशर बेटा फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की डायमेंशन अपन ने ऊपर लिख रखी है तो उसी का मैं यूटिलाइज कर लूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा। mlt-2 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितने पे होगा बेटा? एल स्क्वायर, राइट? यस। अब देखो ये ऊपर वाला एक एल और नीचे वाले का एक एल स्क्वायर, एक मार देगा एक दूसरे को और बचेगा क्या? सिर्फ एम। नीचे में एक एल रह रहा है तो ऊपर आते वक्त एल -1 p-2। क्या ये समझ में आया? कुछ इसमें डाउट है तो पूछो। सर वो माइनस क्यों लग रहा है? यहाँ पर बेटा -1 बेटा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ऐसी बात लिखी हुई है mlt-2 अपॉन एल का स्क्वायर, मतलब ऐसी बात हो रही है एल इंटू एल टाइप। तो एक एल से एक एल तो कट जाएगा। अब ये जो नीचे वाला जो एल है ये ऊपर में आएगा तो क्या पावर बनेगी? ऐसे ही लिखते हो ना इनवर्स जब आता है, यस सर। इसलिए लिखा है। क्लियर हुई बात? हाँ आगे बढ़े। मोमेंटम के लिए बोलो। मोमेंटम का फॉर्मूला पता है क्या होता है? Yes sir. Mass into velocity. इनटू वेलोसिटी। ठीक है, Yes sir. ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। मास होता है बेटा अपना केजी में, वेलोसिटी होती है बेटा mlt-1 मीटर पर सेकंड में। तो ये हो जाएगा देखो एम एल बाई टी, मास इंटू लेंथ बाई टी इज इक्वल्स टू एम एल टी -1। टाइम ऊपर गएगा तो -1 ऊपर आ जाएगा। करेक्ट। बोलो कोई दिक्कत सी वाले में? नो सर। ओके। एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आएगा ये बताओ? एनर्जी कौन सी सर, कौन सी एनर्जी? तो एनर्जी कोई भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप काइनेटिक एनर्जी ले लो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है? Yes sir. क्या होता है? mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर, राइट? हाफ की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, वो तो नंबर है एक सिंपल। ठीक है, तो आप काइनेटिक एनर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ mv स्क्वायर। अगर ये नहीं लेना चाहते हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ले लो, mgh, नाम तो सुना ही होगा, वो भी ले सकते हो। ठीक है सर एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर भी तो ले सकते हैं तब। हाँ वो भी ले सकते हो। बात तो यही है, देख m इंटू सी स्क्वायर दैट इज ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक ही एनर्जी की फॉर्मेट एक ही आएगा। एनर्जी की यूनिट जूल होती है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखोगे बेटा? केजी और वेलोसिटी है अपना तो मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर लिखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सही लिखा मैंने?
मास m, यस सर। लेंथ का स्क्वायर चल रहा है और नीचे में टाइम का भी स्क्वायर चलेगा। क्या हो गया? ml2 माइनस करेक्ट। यस सर। अच्छा, वर्क और एनर्जी, वर्क डन का पता है फॉर्मूला Yes, sir. क्या होता है? Force into displacement. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का फॉर्मूला होता है अपना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका भी निकालना एग्जैक्टली एनर्जी के बराबर आएगा। और रेजिस्टेंस का क्या होता है? V/I शायद। Yes, sir. ठीक है, ये आप ट्राई करोगे दोनों कि इनका क्या आ रहा है। ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है।